हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हमने एक नया प्रयास शुरू किया है। द इकोनॉमिक आईएएस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत हमारा जो यूट्यूब चैनल है कि हम इन प्रश्नों का उत्तर हिंदी में भी आपसे डिस्कस करें। हमारे हिंदी भाषीय क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी इन क्षेत्रों से हिंदी मीडियम से भी आते हैं और उनके सामने एक बड़ी मूलभूत समस्या रहती है कि वो यूपीएससी में टॉप रैंकिंग पे कैसे जाएं। स्टूडेंट्स, आप पिछले सालों के पेपर एनालाइज करिए तो आपको दिखाई देगा प्रारंभिक परीक्षा में यदि आप भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लें तो एक मेजर पोर्शंस आपका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का पूर्ण हो जाता है। ज्योग्राफी के अंदर आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स के अंदर तो पूरा इंडियन इकोनॉमी है ही जो आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तक सपोर्ट करेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ प्रयास करना शुरू किया है। हो सकता है आपको ये अच्छा लगे और यदि अच्छा लगे तो आप यूट्यूब चैनल हमारा द इकोनॉमी का आईएएस पे आप जा सकते हैं। द इकोनॉमी का आईएएस पे जाने के बाद आप ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है द इकोनॉमी का आईएएस, आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लगातार इस तरह के क्वेश्चंस का एनालाइज भी देख सकते हैं। आपको ये बहुत मददगार साबित होने वाला है। इसके अलावा यदि आप समझते हैं कि आपको क्लास की भी नीड है, क्योंकि यहाँ तो हम केवल क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे, करंट इवेंट्स डिस्कस करेंगे, उसके लिए इकोनॉमी का बेसिक बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, हाइब्रिड मोड में भी आ सकते हैं और या ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे निर्भर है। मेरा अपना एक्सपीरियंस बड़ा लंबा है यूपीएससी के साथ और लगातार मैं इंटरव्यू बोर्ड में भी बैठता हूं, तो मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो आपके आने वाले 2024 में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। उसे ध्यान में रख के हमने ये शुरू किया है। तो विद्यार्थी, इस क्वेश्चंस को हम 3 स्टेप्स में पूरा करेंगे। पहला, इसका विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु क्या है। दूसरा, इसका जो हमारा विषय होगा, प्रश्न का संरचना क्या होनी चाहिए आंसर की। और तीसरा, हमारा जो विषय वस्तु होगा कि इस संरचना के अंदर आपने समय और शब्द सीमा को किस तरह से पूरा करना है। 3 बिंदुओं पर हमारा यहां फोकस है। विषय वस्तु क्या है, प्रश्न की उत्तर जब आप देंगे उसकी संरचना क्या होगी, और समय यानी 150 वर्ड शब्द सीमा को आप समय सीमा 7 से 8 मिनट में कैसे बांधेंगे, ये एक विषय हमारा आज का चर्चा का है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के दायरे का मतलब होता है स्कोप और महत्व, यानी उसके क्या संभावनाएं हैं और क्या उसका महत्व है। 2 बिंदुओं को आपको क्या करना है, महत्व को विस्तार से बताना है, केवल उसे एलाबरेट करना है, विस्तार करना है। तो अब आपको इसके सबसे पहले आप जाइए, इसका कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है। विद्यार्थियों, अगर हम इसके दायरे की बात करें यानी क्षेत्र की बात करें, स्कोप की बात करें, तो आपको कुछ डाटा इकोनॉमिक्स के याद करने चाहिए। और कभी भी डाटा याद नहीं करें, रटे नहीं जाते। जनरली आप जब मल्टीपल टाइम आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आप 2 लोगों का व्यक्तित्व देखिए, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं। बिना होमवर्क करे डाटाओं पे बोल देना एक बड़ा मजाक का केंद्र बन जाता है और डाटाओं को रिपीटेड आप देखते रहिए। आपके लिए करंट के लिए द हिंदू बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, वहां से आप डाटा देख सकते हैं और उन्हीं डाटाओं का प्रयोग आप अपने आंसर में करोगे। किस तरह के हमें डाटा बताने पड़ेंगे दायरे के लिए। पहला डाटा है कि इस समय हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उत्पादन और उपभोग के आधार पर 5वां स्थान रखता है। 1/5वां स्थान इसका उत्पादन, उपभोग आदि के आधार पर है, स्केल के आधार पर है। ये आपको पहला पॉइंट। दूसरा, हाल ही के वर्षों में इसकी ग्रोथ रेट, समृद्धि दर 20% प्रति वर्ष की दर से हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिसे मैं शॉर्ट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एफपीआई के नाम से इंडिकेट कर लेता हूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आए और हम इस क्वेश्चंस को बड़े शॉर्टली समझा सके। 20% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि कर रहा है। तीसरा पॉइंट जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है
हमारे जीडीपी में लगभग 6% सकल घरेलू उत्पाद में कौन हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योगदान दे रहा है? सकल घरेलू उत्पाद में। ये आपका स्कोप भी बता रहे हैं, इसका दायरा आपको समझा रहे हैं। कितना परसेंट? 6% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी के अंदर। और इसी तरह से कुल निर्यात का लगभग कितना जी? 13% योगदान कर रहा है हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। और इसी तरह से हमारे कुल औद्योगिक निवेश का 6% कौन योगदान करता है? आपका योगदान करता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। और इसी तरह से इस उद्योग की जो अब संभावनाएं, यानी इसके दायरे, स्कोप क्या क्या होगा, इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि भाई ये उद्योग एक एमर्जिंग उद्योग है। कुल बाजार में बिकने वाली वस्तुओं में इस उद्योग का 32% योगदान है। ये कितना बड़ा योगदान है। और यदि हम इसके फर्दर दायरे की बात करें तो अभी तक कुल खाद्य उत्पादन का केवल 10% प्रसंस्करण किया जाता है। यानी हमारा केवल 10%, 90% की संभावनाएं अभी बची हुई है। अगर आपको ये बिंदु एकदम समझ में आए हो तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के डाटा बढ़िया स्रोत क्या है? आर्थिक समीक्षा है। अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर डाटा के आधार पर आंसर लिखोगे तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद इंटरव्यू मेंस लिखा हूं तो मुझे पता है अगर डाटा के आधार पर लिखते हैं तो 80 और 90% के बीच में इसके नंबर आपके ऑटोमेटिकली मेंस में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है अपने आप में। इंपॉर्टेंस क्या है? भारत सरकार पिछले वर्षों में लगातार डबलिंग इनकम ऑफ फार्मर की बात कर रही है, यानी किसानों की आय को दुगना करना। और यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दुगना करेगा। क्यों करेगा जी? अगर हमारे किसान बिना स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, यानी बिना उनका एक स्तर निर्धारित करे, मानकीकरण किए अपने उत्पादों को बाजार में बेचते हैं बिना प्रसंस्करण किए तो उन्हें अच्छा पैसा नहीं मिलता। लेकिन यदि किसान उन उद्योगों को क्या करेंगे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से अपने उत्पादों का प्रसंस्करण करेंगे, मानकीकरण करेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी आय बढ़ेगी। तो पहला काम क्या होगा? किसानों की ये आय बढ़ाएंगे, किसानों की आय बढ़ेगी। और यही हमारा टारगेट है ताकि हमारे किसान भी समृद्धशाली हों। किसानों की आय बढ़ेगी तो स्टूडेंट्स ये भी जानिएगा, जो अग्रानुगामी संबंध है, पश्चानुगामी संबंध है और जिनका देश की आर्थिक समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है, हमारा जो समावेशी विकास का लक्ष्य है, समावेशी कल्याण का लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने में हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा योगदान करने जा रही है। ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा इसका बहुत बड़ा लाभ क्या होगा जी? जैसे मैंने अभी चर्चा करी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कारण फसलों का मानकीकरण होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा और इससे भी किसानों को अपनी फसलों की बेहतर कीमत मिल पाएगी। ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान क्या है जी? इसके परिणाम स्वरूप हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, अनुसंधान है, R&D, इसे बढ़ावा मिलेगा। यानी नई नई चीजें मार्केट में आएंगे, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे। और अगला इसका क्या योगदान होगा? जैसा कि हम जानते हैं आज समाज बदल रहा है, उनकी व्यय योग्य आय बढ़ रही है। डिस्पोजेबल इनकम वो आय है जो लोगों की आय में से कर घटा के प्राप्त होती है। अगर वो डिस्पोजेबल इनकम उनकी बढ़ेगी, व्यय योग्य आय बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से इस उद्योगों के पदार्थों की मांग बढ़ेगी। और यदि इनकी मांग बढ़ेगी तो उन उद्योगों का विस्तार होगा और ये क्या करेगा? रोजगार के नए अवसर सर्जित करेगा, जो हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट है, प्राथमिकता है भारत सरकार की। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक असमानताएं भी घटेंगी, आर्थिक असमानताएं घटेंगी। स्टूडेंट्स बहुत सारे इसके लाभ होंगे। आपका शब्द सीमा 150 है, मैं तो अभी भी आपको 10-12 और इसके लाभ बता सकता हूं। क्या इसका महत्व है? अभी हमारे देश में औद्योगिकरण उतना नहीं हो पाया। आज भी जीडीपी में 1990 में अगर जीडीपी में हमारा उद्योग 28% योगदान दे रहा था तो आज 30% है। भारत सरकार ने 1991 की औद्योगिक नीति लाई, लेकिन यह औद्योगिक नीति उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने में सफल नहीं रही। और आज ये हो सकता है कि और सफल हो जाए, क्योंकि नए नए उद्योगों की, नई नई विधाओं की और पूरे वैश्विक जगत में जो खाद्यों की
लोगों की मनोवृत्ति में, खान पान में परिवर्तन आया, कार्यशैली में परिवर्तन आया, नगरीकरण ने जिस तरह के परिवर्तन करे, तो इस उद्योग की बहुत ज्यादा संभावना है कि देश को जो हमारा लक्ष्य 2047 में विकसित बना देने का, उसमें बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र का होने वाला है। और भारत सरकार ने 1991 में जब नई औद्योगिक नीति घोषणा करी, ये बात रियलाइज किए, विजुअलाइज किया, और इसीलिए जो हमारी प्राथमिकता प्राप्त उद्योग थे जिन्हें शेड्यूल्ड थर्ड में हमने रखा गया, उसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी रखा गया, और जिसमें 51% एफडीआई विदाउट प्री परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट की बात की गई थी, बाद में उसे जाके 100% कर दिया। यानी ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देने में सफल होगी। इस तरह के अनेकों लाभ इस उद्योग से मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने चर्चा करी, ये आपको कंटेंट क्लियर हो गया। अब आपका मूल मुद्दा है 150 वर्ड्स में और 8 मिनट में 150 वर्ड्स आप कैसे करोगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, लगभग 20 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखने हैं। 8 मिनट में 1 मिनट आप दोगे स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, और स्ट्रक्चर में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप इसका की पॉइंट, मूल बिंदु आपको निकालना पड़ेगा। यानी इसका मूल बिंदु क्वेश्चन का है आपका दायरे और महत्व किसका, एमएसएमई, इसका आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, यानी उसका स्कोप और उसकी इंपोर्टेंस फूड प्रोसेसिंग की क्या है, वो आपका एक क्या हो गया, महत्वपूर्ण बिंदु हो गया, जिस पे आपको इसका प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना वो आप अपने हिसाब से कुछ भी बनाइए, बढ़िया बनाइए, लंबे समय तक सोच के। एक मैं पॉइंट बता देता हूं ताकि आप अपना प्रस्तावना बनाना सीख जाएं। बदलती सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और फ्यूचर में और तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए इस उद्योगों का जो दायरा और महत्व है अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जो हमारे अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ होगा। यह आपका प्रस्तावना हो सकता है। और इसके साथ साथ आप दूसरे इसका विस्तार जब करेंगे, विस्तार में आपने 2 पॉइंट बनाने, यानी इसका दायरा और दूसरा इसका महत्व। इनके सब पॉइंट बना लीजिए, 1 2 करके, 1 और 2 करके, उन्हें एलाबरेट करिए और इसी तरह से आप उपसंहार करिए। अब स्टूडेंट, जो मूल मुद्दा आता है शब्द सीमा का, किस तरह से आपको ध्यान रखना है। किसी भी आंसर का राइटिंग करते समय प्रस्तावना में उसकी कुल शब्द सीमा का 10% यूज करना है, यानी 15 वर्ड्स में आपको प्रस्तावना लिखनी है, उपसंहार में 15 वर्ड्स लिखने हैं और 120 वर्ड्स आपको विस्तार में लिखने हैं। 120 में अगर दायरे को आप 60 वर्ड देते हो तो 60 वर्ड आपको महत्व को देने पड़ेंगे। तो इस तरह का एक संक्षिप्त आंसर लिखने की प्रक्रिया अपनाइए। आपके क्वेश्चंस को चेक करने की जिम्मेवारी मेरी है, आप ऑनलाइन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं उस प्रश्न पे, और इस तरह से आप एक बेहतर आंसर लिखने का आदत डालिए। और इसी तरह से प्री वाले हम क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले कहा 9999237051 नंबर पर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल द इकोनॉमी का IAS पे भी आप जा सकते हैं। इसी के साथ मैं अगले क्वेश्चन से फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट डे। थैंक यू स्टूडेंट।